नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 31,277 की भर्ती में क्या अभी भी है कोई झोल। जी हाँ, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी, जिस पे लगातार कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा। लोग कोर्ट गए, तमाम लोग कोर्ट गए उसमें। उसके बाद रोजगार को लेकर के तमाम दबाव था सरकार के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप 37,339 लोगों को छोड़ करके 31,277 लोगों की भर्तियां कर सकते हैं। और सरकार ने आनन फानन में ये भर्तियां शुरू भी कर दी, लेकिन इसमें लगातार कई पेंच फंसते जा रहे थे। पेंच सबसे पहला ये फंसा कि 22 दिसंबर 2018 को जो नोटिफिकेशन हुआ था उस समय तक जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों की अर्हता थी, उसी को ये पद दिए जाने थे। लेकिन इनमें तमाम ऐसे लोग भी आ गए, 4,000 से ज़्यादा, और कहा तो ये जा रहा है, अनुमान ये लगा जा रहा है करीब 10,000 लोग ऐसे आ गए अपात्र, जिनकी अर्हता उस समय थी नहीं, जो 22 दिसंबर 2018 के बाद में उनकी अर्हता पूरी हुई, यानी कि उनकी नोटिफिकेशन के बाद वो क्वालिफाइड हुए। उसको लेकर के हम के न्यूज़ में हमने कल परसों आज के मुद्दे में ये प्रोग्राम उठाया था और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद एक जियो जारी किया सरकार ने कि जहां जिस जिले में ये भ्रांतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा जाए और जो अपात्र लोग हैं उनको बाहर किया जाए, जो सही लोग हैं उनको चयन किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो जिले के बीएसए, एडीबीसी, ये सारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे और इनकी सारी जिम्मेदारी उन पर होगी। खैर, ये तो बात थी कि जियो जारी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, चेतावनी भी दे दी गई, सवाल ये उठता है कि जब पहले ही नियुक्ति पत्र उनको दे दिए गए हैं, सिर्फ कॉलेज आवंटन करने की बात है, तो अब उनसे नियुक्ति पत्र कैसे वापस लिए जाएंगे? क्यों ये गलती की गई? खैर, सरकार का शासनादेश है, अधिकारियों को मानना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 2 ये है कि एक तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बड़े ज़्यादा गुणांक वाले बाहर हो गए हैं और कम गुणांक वाले अंदर हो गए हैं। ये एक मसला फंसा हुआ है। क्या ये झोल फंसा हुआ है? तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि गुणांक का जो मामला है, आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर पाने के बावजूद हम बाहर, जो सामान्य के लोग हैं वो अंदर। ये क्या मसला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक और बड़ी अजीब सी बात है, बात महिलाओं की करें, लड़कियों की करें, जो 50% है इस देश की आबादी का, वो कह रही हैं, तमाम लड़कियों ने फ़ोन किया, महिलाओं ने हमको बताया, जिसमें प्रियंका हैं, आदित्य तिवारी हैं, अंजलि हैं, प्रिया विश्वकर्मा, तमाम लोग व्हाट्सएप करके बता रही हैं कि 15 से 20,000 की जो लिस्ट है उसमें एक भी महिला या लड़की नहीं है। अब सवाल उठता है कि 15 से 20,000 में 5,000 में एक भी लड़की नहीं, क्या क्वालिफाई कर पाई? और उसके बाद में ये लड़कियां भी बता रही हैं जिनके 71 से लेकर के 73 तक मार्क है वो बाहर, और जो 70 और 71 मार्क्स लेकर के हैं वो अंदर। ये क्या झोल है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जारी शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विवादों की परतों पर रोशनी डाल रहे के न्यूज इंडिया की खबरों का खासा असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सरकार ने के न्यूज के मुद्दे का संज्ञान लेते हुए भर्ती मामले में नया शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी सरकार के सचिव ने सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया है कि 22 दिसंबर 2018 की जो डेडलाइन दी गई थी उसी के हिसाब से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद पास होने वाले अपात्र को चयन सूची से बाहर कर सही नियुक्ति की जाए, नहीं तो जो अधिकारी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि शनिवार को के न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया था। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की 31,277 की लिस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित हुए, उनमें लगभग 4,000 से अधिक अभ्यर्थी बीटीसी 2015 बैक पेपर के हैं। इतना ही नहीं, 22 दिसंबर 2018 आवेदन अंतिम तिथि के बाद के सीटेट पास हुए अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया था कि 22 दिसंबर 2018 के बाद शैक्षिक योग्यता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम 31,277 की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ अभ्यर्थी तो इस लिस्ट में ऐसे शामिल हो गए जिन्हें उम्मीद तक नहीं थी कि वह इस लिस्ट में चयनित होकर शामिल हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अधिकारियों की यह घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से उनका नाम गलत तरीके से लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। 22 दिसंबर 2018 आवेदन की अंतिम तिथि के बाद शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट में भी अपना मामला लेकर गए, लेकिन राहत नहीं मिली। अधिकारियों ने अपने नोटिफिकेशन को नकार के लापरवाही की सारी हदें पार कर दी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग थी कि सरकार 31,277 की चयनित लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाए और लिस्ट दोबारा जारी करे। जिन्हें गलत नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, उनसे नियुक्ति पत्र वापस लिए जाएं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, अब जिनको नियुक्त पत्र दे दिए गए हैं उनसे नियुक्त पत्र कैसे वापस लिए जाएंगे, क्योंकि उनका भी भविष्य है। वो भी चाहते हैं कि नौकरी मिले। ये अलग बात है कि वो इसके पात्र नहीं है, क्योंकि उनकी जो अर्हता थी वो 22 दिसंबर 2018 के बाद पूरी होती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो रोजगार का झंझट है, जो अपात्र लोगों का झंझट है, वो कब खत्म होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संदीप शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ संदीप आशीष यादव जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपना दुख दर्द बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। और राधिका गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, वो अभी अभ्यर्थी हैं, वो अपना दुख दर्द हमसे बांटेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राधिका जी, आपके पास क्या दर्द है आपका? राधिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम फिर से आपका रुख करेंगे, दोबारा से आपके पास देंगे। आशीष जी बताइए क्या दिक्कत है? सर, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ चैनल और आपको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अभी 2 दिन पहले ये जो अपात्र लोग इस चयन सूची में आ गए हैं, इनका मुद्दा उठाया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा एक जियो जारी किया गया। और उस जियो को जारी करने के बाद में अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस जियो का पालन कितने दिनों में और कितनी जल्दी और किस प्रकार से होता है। क्योंकि ये अगर जो आज जियो जारी किया गया है, इस जियो को जारी करने से पहले जो गलत तरीके से जो ये बीटीसी 2015 बैक पेपर वाले हैं, सीटेट 2018 और 2019 वाले हैं, ये लोग को इस चयन सूची में जो है आने से पहले अगर रोक लिया जाता तो फिर आज ये नौबत ही नहीं आती कि इस जियो को जारी करना पड़ता और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपनी बात उठानी पड़ती। पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हम लोगों ने एक अभी ये मुकदमा किया है माननीय हाई कोर्ट सिंगल बेंच लखनऊ में आरक्षण को लेकर के। सर, उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आरक्षण जो सबसे पहले तो ये जो 67,867 की जो सूची थी, वो सूची जिला आवंटन सूची है, ना कि मूल चयन सूची है। और मूल चयन सूची को मांगने के लिए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और माननीय हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई, अपना मुकदमा दर्ज कराया, जिससे कि जो है हमें मूल चयन सूची दी जाए। जो
1,36,221 जो कुल आवेदित अभ्यर्थी थे, उनमें से सबसे पहले 69,000 अभ्यर्थियों को छांटना था। 69,000 अभ्यर्थियों का सबसे पहले वर्गवार और जो है सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उनका चयन करना था। चयन करने के बाद में जो चयनित 69,000 अभ्यर्थी होते उनमें एमआरसी को लागू करके तब जो है उनको जिला आवंटन किया जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले कोई मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है, किसी भी प्रकार की कोई मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है और डायरेक्ट जिला आवंटन सूची को बना दिया गया है। तो डायरेक्ट जिला आवंटन सूची में अगर आप एमआरसी को जिस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया वो बिल्कुल गलत तरीका है और उस गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारा जो 27% का आरक्षण है, हमारा जो रिजर्वेशन है, माननीय संविधान द्वारा हमें प्रदत्त आरक्षण 27% की जगह मात्र हमें 4% आरक्षण दिया जा रहा है और ये सीधा सीधा संवैधानिक हमला है जो कि हम आरक्षितों के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, एक अच्छी बात यह कि सरकार सुनती है, समझती है और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आगे भी आती है। हमने जब मुद्दा उठाया था शनिवार को तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया और एक जीओ भी जारी कर दिया कि अपात्र लोग इसमें चयनित ना हो। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को पहले ही नियुक्त पत्र दे दिए गए हैं अब उनसे वापस कैसे लिया जाएगा? हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इतने वाइब्रेंट तरीके से इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है, संज्ञान में आया है ये मुद्दा सरकार के। और ये सरकार एक ऐसी संवेदनशील और गंभीर सरकार है कि जब जब मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर बहुत कड़ाई से प्रहार करती है और इस मुद्दे पर भी हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। और जो भी संबंधित लोग, जबकि बाय डिफॉल्ट जो नियुक्तियां होती हैं उसका जो शेड्यूल ऑफ रूलिंग बना हुआ है उसमें तय है कि नोटिफिकेशन के पहले जो अर्हता जो पात्र कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं की नियुक्ति हो सकती है, परंतु उसको ओवर रूल करके जिस तरीके से इस बार इस तरह का काम किया गया, 59,000 भर्तियों में जो घालमेल किया गया है उससे संबंधित जो भी अधिकारी होगा वो दंडित होगा, प्रताड़ित होगा। और पूर्व में भी आपको ध्यान होगा हमारी सरकार बनने के बाद इस तरह की एक बार और अनियमितता की गई थी और उस पर भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई की गई थी। परंतु ये एक प्रकार से ये भी दिखाता है कि किस प्रकार का चरित्र इस प्रदेश में रहा है अधिकारियों का। पूर्व में नियुक्तियों को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए हैं ये जग जाहिर है, कुछ छुपा हुआ नहीं। हमारी सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी भी सेटअप कराया था जितने भी आयोग हैं चयन के उनके ऊपर, और अब एक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया चल रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार 3.5 साल पूरी कर चुकी है और लगभग 3,08,000 नियुक्तियां की जा चुकी हैं विभिन्न विभागों में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, उच्चतर शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। और आने वाले समय में भी लगभग 90,000 के आसपास नियुक्तियां और होनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और ये ट्रांसपेरेंट सरकार है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकती। और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार बहुत चौकन्ना होकर के इन विषयों को देख रही है। चलिए गौरव जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ में। संदीप शुक्ला जी के पास। संदीप शुक्ला जी, जब जब भर्ती निकलती है चाहे किसी की भी सरकार हो, ये देश का भविष्य, ये युवा जब जब भर्ती निकलती है तो उन पर कुठाराघात होता है। आखिर ये क्यों होता है? इन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? नियुक्तियां मजाक बनकर रह गई हैं। जब से आप देखिए, जब से नियुक्ति निकली है, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट से मई में ही कह दिया गया था कि इतनी नियुक्तियां की जा सकती हैं, शेष नियुक्तियां जो है वो शिक्षा मित्रों का फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनको समायोजन किया जाएगा। लेकिन सरकार मई से लेकर अक्टूबर तक चुपचाप बैठी रही, फिर कहती है कि अपनी नियुक्ति बांट दिए जाए, और फिर पूरा महीना बीत जाता है और नियुक्तियों में क्या होता है ये सामने आया है, सामने स्पष्ट हो गया है। नियुक्ति सही अगर करने का मकसद ही नहीं, हम कह रहे जो अधिकारी गलत किया कितना दिन दंडित करने लगेगा उनको, आप क्यों नहीं स्पेशल वीआरएस दिलाते उनको? जैसे बहुत लोग छाट रहे हैं तो छाटिए उनको दीजिए, उनको बर्खास्त करिए। आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, खाली एक खींच कर ले जाना चाह रहे हैं 2022 तक कि नियुक्ति एक ना हो और 22 तक जाकर फाइनल करो किसी तरह से। और नियुक्ति पत्र दे देने के बाद आप कैसे ले पाएंगे उन लोग जो अपात्र लोग पा गए हैं? आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया, संख्या का ध्यान नहीं दिया गया, तो अब नियुक्तियां एकदम गलत ढंग से हो गई।
अब कैसे उनको नियुक्ति पद वापस ले पाएंगे, कैसे नियुक्तियां वापस कर पाएंगे, कैसे दंडित कर पाएंगे? तो एक अधिकारी नहीं, उसे पूरा पूरा सिस्टम मिला हुआ है इसमें, ऐसे नहीं हो गया है। तो आप कितने लोगों को दंडित करेंगे, कब दंडित करेंगे? दंडित भी कर देंगे तो उनका क्या होगा, जिनका भविष्य खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, नियुक्तियों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चाहे ये जब परीक्षा हुई थी, परीक्षा में भी आप देखे होंगे इलाहाबाद में बड़े बड़े रैकेट बाद में आए, परीक्षा के समय नहीं आए, रिजल्ट आने के बाद पता चले कि क्या क्या हुआ वहां पे। एक ही परिवार के एक ही तरह के लोग सब वहां पे क्वालिफाई कर गए थे, तो वहां भी घोटाला आया था। तो सरकार ने कहा था कि इसको हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं निरस्त कर पाई, बाद में वही फाइनल होता है। यहाँ भी आया है प्रकरण। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की नियुक्तियां हों, चाहे पीछे की और नियुक्तियां हों, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार पर, अब इसको ध्यान देना हो। ठीक है संदीप, ठीक है संदीप जी, बने रहिए। आशीष जी का रुक कर जी। आशीष जी, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय किया गया जी, आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। सवाल ये है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो बच्चे भी कह रहे हैं कि उनके गुणांक ज्यादा हैं, लेकिन कम गुणांक वालों को अंदर कर दिया गया है और ज्यादा गुणांक वाले बाहर हो गए। जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ तो यह है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी बात यह है सर, आरक्षण जो पारदर्शिता की माननीय प्रवक्ता महोदय जी जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब 67,867 की जब सूची बनाई जा रही थी तो वो डायरेक्ट जिला आवंटन सूची क्यों बनाई गई? वो उसमें मूल चयन सूची कहाँ है? आज तक अधिकारियों द्वारा माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बार बार हम लोगों ने मांगा, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में माननीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा बार बार ये बात कही गई कि आप एफिडेविट, अधिकारियों से कहा गया कि आप एफिडेविट पर साइन कर दीजिए कि आपने इस भर्ती में सभी आरक्षण नियमों का सही से पालन किया है। 3 बार कहने के बावजूद उन्होंने जो है साइन नहीं किया एफिडेविट पे। और रही बात मूल चयन सूची की, जिसमें कि कैटेगरी होता है, सब कैटेगरी होता है, सिलेक्टेड इन कैटेगरी होता है और गुणांक होता है, जबकि यहाँ पर ये प्रदेश स्तरीय भर्ती है, यहाँ पर चयन का आधार मात्र गुणांक है। आपका कहना ये है कि जिले में नहीं होनी चाहिए, ये राज्य स्तर पर होना चाहिए जी, और वहां पर उसका पालन किया जाए जी, उन्होंने कहा जी। ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में राधिका गर्ग जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, दुख है आपका, आप बांट सकती हैं हमारे साथ। अधिक होने के बाद जो महिलाओं के संग किया गया है वो पूर्णतः गलत है। गुणांक 73.17 होने के बाद भी हमसे कम गुणांक वाले पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस चयन का आधार क्या है, किस मुद्दे के कारण, किस चीज के कारण उन लोगों को जोड़ा गया और महिलाओं के संग ये शोषण किया गया है, इस बारे में संक्षेप में कोई बताएं। ठीक है राधिका जी, आप बनी रही हमारे साथ में। गौरव मिश्रा जी, ये तो वही वाली बात हुई कि यज्ञ करते, होम करते ही हाथ जल जाते हैं। आप तो कहते हैं 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र देने, जिससे कि सरकार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन कुछ आपके अधिकारी हैं, वो ऐसा गड़बड़ झाला कर देते हैं कि आपको क्रेडिट मिलने की जगह डिस्क्रेडिट मिलने लगता है। करते हाथ जले। आपको ध्यान होगा कि इसी भारत भूमि पे होम हुआ करता था और राक्षस उसमें हड्डियां डाल दिया करते थे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली सरकारों ने बबूल का बीज बोया है तो आम कहां से पैदा होगा? बिल्कुल आम पैदा होगा, और हमारी सरकार आप लोगों के सहयोग से इसको पूरा भी करेगी। जो भ्रष्टाचारी है, सरकार बने 3.5 साल से ज्यादा हो गया, बहुमत की सरकार, 312 विधायक आपके पास, और अगर आपके सहयोगियों को मिला लें तो 325, यानी कि विपक्ष के पास में मात्र 78 विधायक, 72। उसके बावजूद भी ये अधिकारी इतनी हिमाकत कैसे कर लेते हैं? यही दबाव है कि आज एक जो भी अधिकारी अपनी मनमानी करना चाहता है, जो भी गलत या अनियमितता करना चाहता है, वो पकड़ा जा रहा है, वो दंडित भी हो रहा है। हमारी सरकार में देखिए कितने अब तक के इतिहास के सबसे अधिक लोगों को फोर्सफुली रिटायरमेंट दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, कितने जेलों में गए हैं, भ्रष्टाचारी जेल काट रहे हैं। तो हमारी सरकार की जो नीयत है वो बहुत साफ और स्पष्ट है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। रही अपात्र लोगों के भविष्य की जहां तक बात है, तो किसी भी नियुक्ति में, किसी भी
चयन में जो पात्र लोग होते हैं वही आर्य होते हैं, और जो अपात्र होते हैं वो निकल जाते हैं। पिछले वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय लिया कि जो पात्र थे उस दिन तक उन्हीं को शामिल किया जाएगा, और जो पात्र नहीं है वो आने वाली परीक्षाओं में जब पात्र हो जाए सवाल तो यही है शामिल हो। गौरव जी, सवाल तो यही है, जब नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया था 22 दिसंबर 2018 के पहले के तक जो लोग अहल हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, तो सवाल ये उठता है 22 दिसंबर 2018 के बाद के अभ्यर्थी कैसे अप्लाई किया, कैसे वो अहल हो गए और कैसे उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। से हमारी सरकार ली है और नोटिफिकेशन भी इशू हुआ है, गजट भी इशू हुआ है सरकार की तरफ से, और ये स्पष्ट किया गया है, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, वो पकड़े जाएंगे। अब सवाल ये है गौरव जी कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, जो अपात्र हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, कल कॉलेज का आवंटन होना है, ऐसे में ये इसका समाधान कैसे होगा? हालांकि सचिव साहब ने जो गजट जारी किया है उसमें साफ कर दिया है जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर सकते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, परंतु इसका कानून विरुद्ध कानून नहीं, मेरा सवाल दूसरा है गौरव जी। मेरा सवाल यह है जो अपात्र हैं, जो अहल नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र पहले ही दे दिए गए हैं, और जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी तय है। इसीलिए सरकार ने इस पर प्राइमा फेसी स्टेज पर जो है कदम भी उठाए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी किया है, गजट भी शायद जारी किया है, और उसकी जांच भी चल रही है। निश्चित रूप से ये लोग पकड़े जाएंगे, चिन्हित होंगे। राधिका जी हमारे साथ मौजूद है, वो सवाल उठा रही हैं। तमाम हमारे पास सोशल मीडिया से सवाल आए, मैं उनके कुछ नाम भी बता सकता हूं। प्रियंका, आदित्य तिवारी, अंजलि, प्रिया विश्वकर्मा, ये सारे लोग बच्चे कह रहे हैं, राधिका कह रही हैं कि हमारा गुणांक 73, 72 है, 71, और जिनका है 70, 71 वो अंदर, जिनका 72, 71 वो बाहर। 15,000 से लेकर के 20,000 तक एक भी लड़की उसमें शामिल नहीं है। मुझसे पूछ रहे हैं प्रदीप जी? जी गौरव जी आप ही से सवाल है। जिन बिंदुओं पर ये जांच केंद्रित होगी, और निश्चय ही हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है उनसे उनकी जवाबदेही भी तय होगी, और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। प्राइमा फेसी स्टेज पे ये साफ स्पष्ट नजर आता है कि इसमें संदेह है, शंका है, इसीलिए सरकार ने कार्रवाई भी की। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि इसमें शंका है, संदेह है, और सरकार की मंशा भी साफ है कि कार्रवाई इन पर होगी। संदीप जी का रुख करेंगे। संदीप शुक्ला जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो भर्तियां आप लोगों ने की, पिछले बार भर्ती बोर्ड बनाए, उन सब में घपलेबाजी थी, जिसकी वजह से अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कही क्या सकते हैं, इनके पास कहने का ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी को झूठ करे पूरा 4 साल बिता दिया। जनता तो इंतजार कर रही है कितनी जल्दी चुनाव हो जाए और कितनी जल्दी क्लियर कर दें कि गलतियां किसने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, क्या किया है, आने वाला वक्त बताएगा। अब तो जनता ने इनको दे ही दिया है, पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। चाहे जो करें अधिकारियों के, चाहे जो कराएं, और चाहे जो करें अच्छे लोगों को जो है दंडित कराएं, जो गलत कर रहे हैं उनको 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं यहाँ बर्खास्त करके, बड़े बड़े तो आप बर्खास्त कर देते हो, कहते तो हम जेल भेज देंगे, इनको क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? जनता को बताओ गलती कहाँ हुई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बताए कि कहाँ गलती क्यों हुई, और वो क्यों इसमें परेशान हो, बच्चे को परेशान हो, महिलाएं लड़कियां को परेशान हो। बताइए वो लोग इतनी बड़ी संख्या में, उनको आप एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, कौन सा फार्मूला आपके पास है? तो ये सब बोर्ड बनाए गए हैं जो बीएसएल लेवल के हुआ या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, जहां गड़बड़ी हुई कितना दिन लगेगा? जनता पूछना चाह रही, बच्चे पूछ रहे हैं कितना दिन और लगेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे उलझा हुआ प्रकरण किसी तरह से निस्तारित हुआ, और मई में निस्तारित होता, अक्टूबर नवंबर तक आप खींच के ले आए हैं, तो मंशा स्पष्ट नहीं है आपकी कि आप खरीद न्याय कैसे करेंगे। बताइए गौरव जी, इनको 2 साल पहले नौकरी मिल जानी थी, तो क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? ये सारे बिंदु हैं जिन पर यहाँ की जनता और सरकार के बीच में सब प्रश्न उलझा हुआ है। इसको निस्तार करना होगा सरकार को। ये युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। जातियों के आरक्षण की आरक्षण का भी ध्यान नहीं किया। ये सरकार, ऐसा लगता है कि ये पिछड़ों के खिलाफ सरकार काम कर रही है,
अनुसूचित वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है, और वोट इनको सबका चाहिए। वोट लेते समय तो इनके हितैषी बनते हैं। ये ढेर सारी चीजें हैं जिनके आप ठीक है। हितैषी बनते हैं। ठीक है, ठीक है संदीप जी, जवाब दे लेते हैं। गौरव जी, संदीप शुक्ला जी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं इन बेईमान अधिकारियों पर, जैसे कि मुख्यमंत्री कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, अभी कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, क्यों नहीं इन अधिकारियों को, बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करके जेल भेज रहे हैं आप लोग? सरकार की बदनामी करा रहे हैं। पिछली सरकार में जो चरमोत्कर्ष पर थे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जेलों में ही हैं। आपको बताएं। और हमारे सरकार की हम बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जो है उनको जबरन रिटायर कर दिया गया है। हमारी सरकार जहां भी मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से कहीं भी अगर अनियमितता की सूचना आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। जो कूड़ा करकट इन लोगों ने छोड़ रखा था उसके परिष्कृत करने की ही ये प्रक्रिया है, वो चिन्हित हो रहे हैं और ये भी सब बाहर होंगे सिस्टम से, आपको बता दें। और पारदर्शी भर्ती ही होगी और 3,08,000 जो भर्तियां हुई हैं, जो चयन हुए हैं, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से पारदर्शी हैं और आगे भी जो होंगी वो भी पारदर्शी होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई कुत्सित प्रयास करता है तो वो चिन्हित होगा और पकड़ा जाएगा, वो अपने मंशा में सफल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। राधिका जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, आप अपनी बात दोबारा से विस्तार से रख सकती हैं। जी 22,000 जी, किंतु 22,848 तक सभी पुरुष साथी को लिया गया है और महिला साथियों को छोड़ दिया गया है। उनके छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहा है? क्या इस बात का जवाब सरकार देगी? सरकार ने महिलाओं को इस समय मानसिक प्रताड़ित कर रखा है। ओबीसी हैं, एससी हैं, उनमें भी अधिक गुणांक होने के लिए लोगों को नहीं चयनित किया गया है, जबकि कम गुणांक होने वाले लोगों को चयन दिया गया है। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? ठीक है। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि 15,000 से लेकर के 20,000 तक की मेरे पास में सूची थी, लेकिन शायद 22,000 बता रही है राधिका गर्ग कि उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य है ही नहीं। क्यों राधिका जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लिया गया है 22,848 तक, और कहां से शुरू किया गया? 15,000 से 15,756 तक सभी लोगों को लिया गया है, उसके बाद महिलाओं को नहीं लिया गया है। भाई गौरव जी, 15,000 तक सबको लिया गया, 15,000 के बाद 22,000 तक महिला है ही नहीं। मतलब क्या वो भी नॉन फॉर्म सुटेबल हो गया है क्या? चाहेंगे यही सब वो बिंदु है जिसने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया में, और नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बाधित किया गया है, रोका गया है और इस पर जांच बैठी है। आप देखिए, आनंद फानंद में सरकार के संज्ञान में आते ही तुरंत सरकार ने इस पर कार्यवाही की है और अब जो इस पर कार्यवाही होगी, जो नियुक्तियां होंगी, वो पूरी तरह से पारदर्शी और स्पष्ट होंगी और पात्र लोग ही लिए जाएंगे, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, बिना भेदभाव के ही लिए जाएंगे। इस बात के लिए पूर्ण आश्वस्त। ठीक है, बने जी हमारे साथ में। ठीक है, बने जी हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आशीष जी, आशीष कह रहे हैं, उनकी मांग ये है कि अगर जिले में ना करके राज्य स्तर पर ये सारी भर्तियां की जाती, साफ सुथरे तरीके से आरक्षण का पालन किया जाता, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन हर जिले में भर्ती की गई और वहां पर अलग से अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से इन सब नियमों का पालन किया गया, जिसकी वजह से ज्यादा गुणांक वाले बाहर और कम गुणांक वाले अंदर ये कुछ गलतियां हुई हैं। इसको संज्ञान में सरकार को लेना पड़ेगा, उसको त्रुटि को सही कराना पड़ेगा। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा फिर से गौरव जी के पास चलेंगे। दो तीन बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। गौरव जी, एक सवाल ये है, आपने महिलाओं के बारे में कह दिया कि उस पर जांच की जाएगी, उसको देखा जाएगा। आशीष यादव कह रहे हैं 27% आरक्षण है, मात्र 4% आरक्षण दिया जा रहा है, ये इनका दावा है। खैर, उनका ये कहना है कि अगर ये नियुक्तियां राज्य स्तर पर होती तो ये धांधली ना कर पाते अधिकारी और साफ सुथरा गेम होता और आपको उसका क्रेडिट भी मिलता, लेकिन इसको जिला स्तर पर क्यों किया गया? जो है जिले में ही जानी है और पूर्व में भी यही व्यवस्था रही है और जिले स्तर पर ही की गई है पहले भी ये नियुक्तियां। परंतु ये जब जिले स्तर पर अनियमितता आई है तो निश्चित रूप से इसके बारे में ये एक व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। तो निश्चित रूप से एक सेंट्रलाइज्ड चयन प्रक्रिया जो है, हो सकता है कि भविष्य में सरकार अपनाए इसको, उस पर भी मंथन करे। ये एक सुझाव, अच्छा सुझाव है। नहीं तो क्या जो 37,337 बाकी की भर्ती बची है सहायक अभ्यर्थियों की, उसमें सरकार राज्य स्तर पर चयन करेगी? आप कह रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं? से संबंधित प्रश्न है और ये एक समीक्षा का प्रश्न है। जब तक इस पर गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक इस पर कोई निर्णय सुनाना या बताना, आश्वासन देना ये ठीक नहीं है। लेकिन ये एक सुझाव है जिस सुझाव पर सरकार निश्चित रूप से इस पर चर्चा करेगी। ठीक है आशीष, ठीक है आशीष जी, आप सवाल पूछ सकते हैं गौरव जी से। जी, माननीय प्रवक्ता जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, एमआरसी का जो ऑर्डर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच से आया था, माननीय इलाहाबाद से आया था, उस ऑर्डर में साफ साफ ये बात कही गई थी कि सबसे पहले आप पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का सभी जो है आरक्षण नियमों का पालन करते हुए आप पहले चयन करेंगे, उसके बाद आप एमआरसी को फॉलो कराएंगे। एमआरसी होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट को उसका होम डिस्ट्रिक्ट देने के लिए एमआरसी को लागू किया जाता है, लेकिन उसके पहले आप चयन तो करिए सर। आपने डायरेक्ट आवंटन कर दिया। आपने जितने आवेदित कुल 1,36,221 कुल आवेदित फॉर्म में से सभी आपके अधिकारियों द्वारा सभी लोगों को जो है डायरेक्ट उठा करके जिला आवंटित कर दिया गया। पहले 69,000 पदों के सापेक्ष सभी लोगों का, सभी आरक्षण नियमों का छोटा सवाल पूछिए जी। ठीक है गौरव जी, जवाब दे दीजिए भाई। और जो रूलिंग कहती है, चयन प्रक्रिया की अपनी एक रूलिंग, फिक्स रूलिंग होती है, उसके आधार पर ही कोई चयन प्रक्रिया होती है। नए सिरे से उसमें कोई नया नियम
लगाया नहीं जाता, उसके अमेंडमेंट के लिए बाकायदे कैबिनेट से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, और जो चयन की प्रक्रिया पूर्व में रही है उसी को अपनाया गया है। लेकिन इसमें अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता यदि महसूस की जा रही है, पारदर्शिता को और लाने के लिए, चयन प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए, तो उस दिशा में भी मंथन करेगी, उस दिशा में भी अधिकारी काम करेंगे। आशीष जी, ठीक है आशीष जी, ठीक है, आज मैं आपके पास आऊँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कोर्ट गए, तमाम लोग कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारी वैकेंसी भरी जा रही है। ऐसे में सरकार कहाँ से दोषी हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है ना, अल्टीमेटली तो उसको ही तय करना है। जी सर, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर अभी नहीं आया है, जबकि ये जो इंटरिम रिलीफ का जो ऑर्डर आया था ये पहले के लिए आया था, 2-3 महीने पहले के लिए, उसको आज फॉलो कराया जा रहा है। इसी तरह से एमआरसी का जो ऑर्डर माननीय इलाहाबाद बेंच से आया हुआ था वह 68,500 की भर्ती के लिए था, और 68,277 है, वो भी तो उसी काम का है ना जी। तो ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जी, वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसकी जो जड़ है 67,867 उस भर्ती, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो 68,500 की भर्ती थी, एमआरसी का ऑर्डर उस पर फॉलो कराने के लिए आया था, उस पर फॉलो नहीं कराया गया। वहाँ पर सरकार ने इसको डबल बेंच में चैलेंज किया है और 69,000 भर्ती में चयन ना करते हुए सीधा आवंटन कर दिया एमआरसी को फॉलो करा के। एमआरसी में रिजर्व कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसका गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कराना गलत है। सबसे जी ठीक है, आएंगे आपके पास। संदीप शुक्ला जी, आप देख रहे हैं वो गौरव जी बार बार यही कह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें रही हैं, यानी कि इसके पहले आपकी सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो जितनी भर्तियां हुई है सब में गड़बड़ झाला। और ये बात सच है कि जब भर्तियां हुई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भर्तियों ने। आ जाए, आप अच्छा काम करिए कि आपकी सरकार चलती रहे 100-200 साल, जब तक की दुनिया रहे चलती रहे। आप ऐसा काम ना करिए कि आपकी सरकार उठा फेंक दे 2-4 दिन बाद। आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छी सरकार चलाना जानते थे, पिछली सरकार के चक्कर क्यों पड़े हैं कि जनता फिर से उसी को ला के बैठा दे? अच्छा काम करते, आपने तो इतना गंदा काम किया कि लोग पिछली सरकार को याद करने लगे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि फिर से पिछली सरकारें आए तो अच्छा होगा, ये सरकार कब उखाड़ के फेंक देते हम। कितनी जल्दी समय आता, कितनी जल्दी चुनाव होते, जनता इसका इंतजार कर रही है। आप पिछली सरकार का याद कर रहे हैं, पिछली सरकार को आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। लगता है 100-200 साल भी अगर आपको मौका मिले तो भी आप नहीं भूल पाएंगे पिछली सरकार को। अब जनता ऐसा डूब चुकी, सुनते सुनते जुमलेबाजी। अब वक्त आ गया है, रोजी रोटी चाह रही है, रोजगार चाह रही है, विकास चाह रही है, कानून व्यवस्था चाह रही है। आप कानून व्यवस्था के नाम पर आए थे, अखिलेश सरकार को पलटे थे, सबसे अच्छा काम किया था, जनता को गुमराह कर लेते। संदीप जी आपका सवाल ले लेते हैं। ठीक है संदीप जी आपका सवाल ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। गौरव जी कह रहे हैं संदीप शुक्ला जी कि हमने गलती किया, जनता ने हमको बाहर कर दिया, बसपा ने गलती किया, जनता ने उनको बाहर कर दिया। आप अच्छा काम तो करिए जिससे जनता आपको लगातार चुनती रहे। कि जैसा वो चाहते हैं हमारी ही सरकार आगे भी रिपीट करेगी, वर्ष दर वर्ष रिपीट करेगी, इसके लिए वो आश्वस्त रहे। रही सुधार की जहां तक बात है, ये हमारी ही सरकार है कि जितने भी चयन बोर्ड है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या चयन बोर्ड का चयन आयोग हो, सभी में पुनर्गठन हमारी ही सरकार ने किया है। और इतनी नौकरी इतिहास में उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। कितनी नौकरियां इन्होंने दी थी? बसपा और सपा सरकार के शासनकाल में जितनी नौकरियां दी गई हैं, उतना अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने नौकरियां दी और देने भी जा रही है। तो कम से कम ये आईना मत दिखाएं, हम करते हैं इसलिए बोलते हैं, और जहां कोई त्रुटि आती है, जहां कोई परेशानी आती है या अनियमितता या भ्रष्टाचार आता है तो उसको संज्ञान में भी लेते हैं, उस पर कड़ाई से प्रहार भी करते हैं, और इसलिए जनता का विश्वास हमारे साथ। ठीक है, राधिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? राधिका जी, ठीक है गौरव जी, राधिका जी आपकी वो बात हो गई कि महिलाएं 15,000 से लेकर के 22,000 तक नहीं है, उसके अलावा कोई और आपका दुख दर्द है? क्योंकि आप महिलाएं भी लगातार ये कह रही है, लड़कियां कह रही हैं कि ज्यादा गुणांक वाले बाहर, कम गुणांक वाले अंदर। कि शिक्षक भर्ती सूची जो बनाई गई है उसमें किस नियम का पालन किया गया है? ना ही उसमें आरक्षण का कोई नियम लगाया गया है। सामान्य गुणांक होने के बाद भी महिला अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सरकार से ये जवाब हम लेना चाहेंगे कि पहले से ही उन्होंने 2 साल से ज्यादा हो गए हम लोग को प्रताड़ित कर रखा है
और अब उसके बाद उनका यह हो गया कि वो 31,277 को नियुक्ति दे रहे हैं, विद्यालय आवंटन दे रहे हैं, बीएससी दफ्तर में कार्य दे रहे हैं। तो 37,339 अभ्यर्थी जो बचे हैं, उनका भविष्य कहाँ अटका हुआ है, क्या दोष है उनका, उस बारे में बताइए। जी गौरव जी, 37,339 भर्तियां अभी बाकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कब वो केस खत्म होगा, कब बाकी बचे 37,339 लोगों को नौकरी मिलेगी? भी इस बात को लेकर के काफी चिंतित है और सरकार भी इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहती है और जो बची हुई प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो और जो हो चुकी है उसमें अगर कोई खामी है तो उसको भी निकालने का काम सरकार कर रही है। इसलिए हम राधिका बहन को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो इंतजार करें, ये सरकार निश्चित रूप से जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी न्याय करेगी। गौरव जी, एक और सवाल आपसे है। एक और जहां आरक्षण पाने वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, ज्यादा गुणांक होने पर भी उनको बाहर कर दिया गया, कम गुणांक वालों को अंदर कर लिया गया। सामान्य वर्ग के लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं कि उनका ज्यादा गुणांक है वो बाहर और कम गुणांक वाले अंदर। निश्चित रूप से इन्हीं बारीकियों की जांच होगी और इस जांच में जो जो आरोप लगे हैं यदि वो सत्य पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी की गलती होगी या पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा या भ्रष्टाचार किया होगा, अनियमितता किया होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कम से कम ये भर्तियां जो है ये विशुद्ध हो सके उस दिशा में ये सरकार काम करेगी, उसके लिए प्रतिबद्ध है। जी राधिका, आप कुछ कहना चाह रही? आप इस बात का निर्णय दीजिए कि 31,277 अभ्यर्थी जो है उनको वेतन दिया जाने लगा है। हम लोग का ऐसा क्या दोष है कि हम लोग को रोका जा रहा है? उनका वेतन मिलना शुरू हो गया, हम लोग अभी घर में बैठे हुए हैं। नहीं राधिका जी, उसके लिए गौरव जी ने कहा है, नहीं राधिका जी, उसके लिए गौरव जी ने कहा है कि जल्दी से कोर्ट में वो फाइनल करवा के बाकी लोगों को भी नौकरी दी जाएगी, वो आश्वस्त किया है। आएंगे आपके पास में, संदीप जी का रुख करेंगे। आ रहा हूं आपके पास में। संदीप शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपको पता है कि बेरोजगार, ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, आप तो युवाओं के बहुत हमदर्द थे, अखिलेश यादव युवा थे, तो फिर इन युवाओं को पूरी तरह से नौकरी क्यों नहीं दी गई? 91 से 2011 से भर्तियां खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं भरी गई पोस्ट? वो युवाओं के हमदर्द हैं और युवाओं के हमदर्द रहेंगे। हमने ही शिक्षा मित्रों का समायोजन कराया था, हमने पुलिस की भर्तियां की थी, हमने लेखपाल की भर्तियां की थी, टॉप टू बॉटम भर्तियां की। संदीप शुक्ला जी, बीएड और टीईटी के जो छात्र हैं वो 2011 से भटक रहे हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है और 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी सरकार पूरी निकल गई। युवा इस चीज को जानता है कितनी नियुक्तियां की गई थी, इसीलिए तरफा आज युवा नियुक्तियां हुई थी, ये बात समाजवादी सही सरकार है। का इंतजार कर रहा है। वर्ग समाजवादी विशेष सरकार की का इंतजार नियुक्तियां कर हुई रहा है। थी जी, युवाओं को नौकरियां दी गई थी, युवाओं को लैपटॉप बांटे गए थे, यहाँ तक कि सारी योजनाएं। अरे भाई लैपटॉप से पेट नहीं भरता संदीप जी, अरे भाई लैपटॉप से पेट नहीं भरता संदीप जी, पेट भरता है नौकरी से। एक अभ्यर्थी को नौकरी मिलती है तो पूरा परिवार चलता है, और अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो तिल तिल करके मरता है। क्या मुंह दिखाए अपने घर में, कैसे पाले अपने बच्चों को, कैसे पाले अपने माँ बाप को, कैसे बने श्रवण जब उसके पास पैसे नहीं जेब में, बाहर भागता है वो मुंह छुपाने के लिए। जी संदीप जी। जी, मुद्दा आज का है, आज की सरकार क्या कर रही है, जनता ये पूछ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि पिछली सरकार में क्या है, वो तो आंकड़े लेकर फिर उस पर बहस एक अलग बिंदु है, वो तो इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है कि कांग्रेस सरकार ने कितनी भर्तियां की, बसपा सरकार ने कितनी भर्तियां की, समाजवादी सरकार ने कितनी की और आज की सरकार कितना कर रही है। इस बहस पर आएंगे तो एक अलग दिन डिबेट रखी जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो भी नौकरी नहीं देगा युवाओं को, युवा उसको भरपूर सबक सिखाएगा, और आपको तो सबक सिखाया है। आशीष जी के पास, आशीष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, माननीय प्रवक्ता जी से मैं ये कहना चाहूँगा, सर इतनी जल्दबाजी क्यों है
इस भर्ती को लेकर के, जबकि यहाँ पर न तो आरक्षण के नियमों का सही से पालन किया गया और 70 गुणांक, 71 गुणांक, 72, 73 गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हैं और 68 गुणांक वाला अभ्यर्थी 31,277 की लिस्ट में चयन पा करके बैठा हुआ है। तो सर जब ये सब जांच के विषय हैं, जबकि मूल चयन सूची आज तक जारी ही नहीं की गई, आज तक बनाई ही नहीं गई सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में 3 बार अधिकारियों द्वारा एफिडेविट पे मांगा गया कि आप इसमें साइन करके दीजिए कि यहाँ पर इस भर्ती में सभी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है, लेकिन उन लोगों ने साइन नहीं किया और हम लोग वहाँ पर शिकायत लेकर के गए थे। तो जब वहां पर शिकायत नहीं किया गया, मूल चयन सूची आज तक, छोटा सवाल पूछिए सर। जी सर, मूल चयन सूची जब आज तक बनाई ही नहीं गई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि आप सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनवाइए 69,000 पदों के सापेक्ष। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जी, वो ठीक है, आपने सवाल सही उठाया, गौरव जी उसका जवाब भी देंगे और उन्होंने कहा भी है कि अगली बार कोशिश की जाएगी इसको राज्य स्तर पर करवाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, नीतिगत मामला है, नीतिगत फैसला सर चाहे ये है, मेरा सामान्य वर्ग के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ज्यादा गुणांक पा करके बाहर हैं, कम गुणांक वाले अंदर। आप कह रहे हैं कि आरक्षण वाले ज्यादा गुणांक पा करके बाहर और बाकी के लोग अंदर, ये माजरा क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर कर दीजिए आशीष जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब सर भर्ती चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर, आरक्षण जो है अगर हम 27% है तो वो सर 27% ही मिलेगा। जब राज्य स्तर पर बनेगा तो राज्य स्तर पर 27% सभी पदों के सापेक्ष होगा और उसी में से डिवाइड होकर के सभी जिले स्तर पर भी वो 27% ही रहेगा। आपने कहा आपके पास सूची ने, मतलब ये चयन सूची जारी नहीं किया है राज्य स्तर पर, आपको कैसे पता चला कि आपको सिर्फ 4% आरक्षण दिया गया? सर उस जो 67,867 की लिस्ट है उसमें ना तो कैटेगरी शो की गई, ना सब कैटेगरी, ना सिलेक्टेड इन कैटेगरी, ना ही गुणांक, कुछ भी शो नहीं किया गया, सब कुछ छुपाया गया है। और इन चीज़ों को हम सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर के 67,867 पूरी सूची की कैटेगरी, सभी अभ्यर्थियों के कैटेगरी निकाला है और सब कैटेगरी निकाला है। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 52,614 पर लास्ट, 52,614 रैंक पर लास्ट जनरल का अभ्यर्थी है जिसका गुणांक 67.11 है और 67.11 के बाद में मात्र 2664 अभ्यर्थियों को जो है सिलेक्ट किया गया है ओबीसी के, जो वहां पर 18,598 अभ्यर्थी होने चाहिए। ठीक है राधिका जी, आप तो सामान्य वर्ग से आती हैं, आप मुझे ये बताइए ये कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं ना, यहाँ पर आशीष जी भी आरोप लगा रहे हैं और आप भी आरोप वही लगा रहे हैं कि ज्यादा गुणांक पा करके बाहर, कम गुणांक पाने वाले अंदर किया गया है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में ये किया गया है कि जो अभ्यर्थी इस सामान्य श्रेणी में आ गया, जिसका चयन सामान्य श्रेणी में किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है और उसके बाद के ओबीसी में ही 70 वाले बच्चे को नहीं लिया जाता है, जबकि 68 गुणांक वाले, 65 गुणांक वाले बच्चे को लिया गया है। अब मुझे ये बता दीजिए, आप तो बहुत जागरूक लोग हैं, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, भविष्य के अध्यापक हैं जो कि देश के भविष्य को सुधारते हैं। आप लोग तो कोर्ट भी गए ना, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, तो कोर्ट की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है ना, क्या आपको उन पर भी एतबार नहीं है? 31,277 की सूची बनाई गई है, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। 31,277 की सूची में हम लोग का ये कहना है कि प्रत्येक के लिए बताएं कि उन्होंने किस जनरल कैटेगरी को लिया है, किसका गुणांक क्या है, ओबीसी किसको लिया है, एससी किसको लिया है, जिस चक्कर में हम लोगों के मन में जो संदेह हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, सवाल ये है क्यों नहीं ये जो भर्ती बोर्ड है वो पूरी तरीके से सबको खोल देता है, बता देता है ये चयन सूची है, इतने गुणांक हैं, इतना ये सब कुछ, क्यों नहीं बाहर सामने सबके ला देता है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ये पूरी प्रक्रिया जो है, जिन लोगों का चयन हुआ है तो बनाया ही नहीं गया, वो कह रहे नियुक्त, पूछ लीजिए आशीष जी, सवाल पूछ लीजिए। सर माननीय प्रवक्ता जी महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि सर आपके अधिकारियों ने अभी मूल चयन सूची बनाया ही नहीं है, तो कैसे वो शो करेंगे? क्योंकि माननीय न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप है, उसके निगरानी में ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और पारदर्शी तरीके से ही सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, उसमें कोई दुराई नहीं।
सर सबसे पहले तो मूल चयन सूची की बात आती है, तो सर मूल चयन सूची क्यों नहीं जारी की गई आज तक, सब कुछ उसमें पारदर्शी तरीके से दिखाते हुए? पारदर्शी चयन हुआ होता तो आज हम लोग बहस करने नहीं बैठते। कहीं ना कहीं कुछ खामी कुछ अधिकारियों के कारण से हुई है, जिसके कारण आज सरकार को भी इस पर कदम उठाना पड़ा है, इस पर रोक लगाना पड़ा है। जी आप बहुत, ये बड़ी बात है गौरव जी, आप बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं और उन अधिकार बता रहे हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जी राधिका जी आप कुछ कह रही थी। पारदर्शिता दिखानी है तो उन्हें 31,277 को विद्यालय आवंटन करने की इतनी ज्यादा जल्दी किस बारे में है? पहले वो पूरी पारदर्शिता दिखाएं, पूरा सब कुछ बताएं, उसके बाद ही वो उनको नियुक्ति क्यों नहीं देते विद्यालय में? ये सारे विषय संज्ञान में है और इन विषयों के अध्ययन की एक प्रक्रिया होती है, एक समय लगता है, उसके बाद निश्चित रूप से इसका भी उत्तर मुझे लगता है जो इसके प्रतीक्षार्थी हैं उनको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप जी आपको भी क्या लगता है कि ये भर्तियां राज्य स्तर पर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जो जिसका हक है उसको वो मिलना चाहिए? नियुक्ति राज्य में हो जिले में हो मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है उसकी नेक नियति का, पारदर्शिता का। तो कहीं भी हो, कहीं भी हो सकती है। यही अधिकारी राज्य में भी होते हैं। राज्य में भर्तियां होगी तो वही जिले के लोग ही मेंबर बना दिए जाते हैं। ऐसा नहीं राज्य में इतनी बड़ी टीम बैठी है, यहाँ भी शासन में लोग होते हैं, निदेशालय में होते हैं और बाद में राज्य स्तर भर्तियां होती हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स को ही वहां पे कोऑर्डिनेट करना होता है। मुद्दा यह है कि उसकी नेक नियति का और पारदर्शिता का और आदेश किस तरह से निर्गत किए गए। दूसरा प्रश्न भी उठाया गया राधिका जी द्वारा, बहुत सही है कि अगर आपका नियत सही है तो पहले तो नियुक्तियां रोकिए, आप तत्काल रोकिए, ज्वाइनिंग रोकिए। आप जांच करा रहे हैं तो फिर नियुक्ति कैसे है, फिर उनकी जो है उनको स्कूल आवंटन कैसे, सारा यहीं पर रुक जाना चाहिए था कि भाई जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद जो गलत है उनको निकालेंगे, सही की भर्ती होगी और तब जाके आगे प्रक्रिया होगी। वो वेतन भी पाए, वो ज्वाइन भी करें, जांच किस चीज की? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव जी जल्दी से कुछ जवाब देना चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं। वेतन भी पा जाएगा तो वो भी वापस होगा, और पूर्व में भी ऐसा हुआ है, हमारी सरकार के दौरान ही ऐसा हुआ है। और संदीप जी को ये बताना चाहेंगे कि ये वो सरकार है कि जो कोविड जैसे महामारी में इस प्रदेश में रोजगार सृजन कैसे हो, उसके लिए 52 लाख रोजगार का सृजन किया गया। जब बेतहाशा दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे, बेरोजगारी की हालत में थे, लगभग 25,000 करोड़। गौरव जी समय समाप्त हो रहा है, समय बहुत कम है। नहीं, ये बात ठीक है, समय चूंकि अब बहुत कम बचा है। आखिरी सवाल, करोड़ की आबादी का प्रदेश है, सभी को रोजगार देने के लिए, सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मुद्रा योजना, आशीष जी आपकी बात है, रोजगार की दिशा में अभूतपूर्व कार्य। गौरव जी समय चूंकि समाप्त हो रहा है, समय बहुत कम बचा है। एक आखिरी सवाल है आपसे, ये 31,277 की जो भर्तियां हो रही हैं, ये तो प्रक्रिया चल रही, जो खामियां हैं उसको आपने कहा दुरुस्त करा देंगे, बाकी जो 77,339 हैं उनको न्याय कब मिलेगा? क्या आपकी सरकार कोर्ट में पैरवी करके जल्दी से इन लोगों को भी नौकरी देगी? जो अभी बची हुई सभी भर्तियां हैं, लगभग 90,000 के आसपास जो होनी है तुरंत, तो इन पर भी उसी तरीके से, त्वरित तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और जल्दी से जल्दी उसको भी देने का प्रयास कर रही है। ठीक है संदीप, ठीक है संदीप शुक्ला जी आपका फाइनल कमेंट। कह रहे थे कि मिश्रा जी कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत नियुक्तियां हो रही हैं, अच्छे ढंग से हो रही है और कोरोना बड़ा अच्छा काम। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार बिहार में कोरोना के मुद्दे पर, टीके के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लगता है वो वहां उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते टीके खत्म हो जाएंगे और हमारी उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये सरकार फेल रही है और मुद्दों पर, कोरोना के मुद्दे पर जो सरकार चुनाव लड़ रही बिहार में, वो सरकार क्या काम करेगी? बहुत बड़ा प्रश्न। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष जी आपका फाइनल कमेंट। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर सबसे ये जो जितने इसमें घौच पहुँच हो गया है आरक्षण को लेकर के और ज़्यादा गुणांक कम गुणांक को लेकर के, इस सबका सर एक ही समाधान है, जहाँ तक मेरी समझ में आता है और हम अभ्यर्थियों की समझ में आता है
कि जितने कुल आवेदित जिसमें फॉर्म थे 1,36,221, उसमें से सबसे पहले 69,000 लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उसके बाद में उसमें आप MRC लागू करा दीजिए और एक साथ सबको नियुक्ति दे दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही किसी को कोई आपत्ति रहेगी, और सारे जितने इसमें विवादित मामले हैं ये सभी मामले सही हो जाएंगे। और सरकार की जो साफ सुथरी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि जो है बहुत सभी को रोजगार देना और पारदर्शी तरीके से चीज़ों को करना, वो भी पूरा हो जाएगा। इन अधिकारियों के द्वारा सर बहुत गलत किया जा रहा है, बार बार चीज़ों को गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा भी पूरी हो जाएगी। राधिका गर्ग जी, आपका फाइनल कमेंट। और गौरव मिश्रा जी ने पहले ही कह दिया है कि कोर्ट में जाके जल्दी से जल्दी उसको सही कराएंगे और बाकी बचे लोगों को भी नौकरी मिलेगी। मान रही है तो वो 31,277 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित ना करे। अगर वो विद्यालय आवंटित कर देगी तो बाद में 31,277 और 37,339 दो भागों में बढ़ जाएंगे, जिनमें सीनियर और जूनियर का अंतर आ जाएगा। बिल्कुल गौरव जी, अगर कॉलेज का जी मैं बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो अपात्र लोग चयनित हो गए हैं उनको अगर नियुक्ति पत्र मिल गया है और जिला आवंटन हो जाएगा, कॉलेज आवंटन हो जाएगा, लेकिन जब उनको हटाया जाएगा तो जो ये सीनियर लोग हैं ये जूनियर हो जाएंगे। उस समय आएगी, उस समय देखा जाएगा, परंतु ये तय है कि जो अपात्र लोग हैं वो बाहर जाएंगे और जो पात्र लोग हैं वो अंदर आएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की गलती नहीं, क्योंकि ये पूरी न्यायालयीय प्रक्रिया के अंतर्गत उनके निर्देशन में, उनके सुपरविजन में माननीय न्यायालय के हो रहा है, इसलिए सरकार की ये अच्छी नीयत है कि सरकार इसको पारदर्शी तरीके से संपन्न करना और कराना चाहती है। यही कारण है कि सरकार इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले रही है, इस पर जांच बैठा रही है, जो संबंधित लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गौरव जी ने साफ कर दिया है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होने देगी, खासकर युवाओं के साथ में, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है, और ना महिलाओं के साथ में, क्योंकि भाजपा तो महिलाओं के सम्मान में हमेशा से ही मैदान में रहती है। तो ऐसे में महिलाओं के साथ में कैसे अन्याय हो सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 31,277 की भर्ती हो रही है, जो अपात्र लोग हैं वो बाहर होंगे, उनको कॉलेज आवंटन नहीं होगा, क्योंकि सरकार कल से कॉलेज आवंटन करने जा रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार जल्दी से जल्दी जो 37,339 लोग और हैं वो भी भर्ती को जल्दी प्रक्रिया पूरी कराएगी और उन अभ्यर्थियों का भी भविष्य सुनहरा बनाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़।